इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो यार, पैसे हर एक इंसान ने कमाने, यानी कि एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी जॉब, और हर एक इंसान चाहता है कि उसका एक अच्छा बिजनेस हो। यानी कि अमीर हर एक इंसान ने होना है। हर एक इंसान को एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर तो चाहिए। लेकिन जब बात आती है दूसरों के अमीर होने की, तो इंडिया के लोगों का सोशलिज्म जाग जाता है। क्या मोदी जी की किसी गरीब से बात होती है, अंबानी या अम्बानी के अलावा? It's a byproduct of capitalism. It is their luck. They have been born in those families where they're already rich. फॉर्मल सेक्टर में मोनोपोलीज बन रही हैं। पर इंडिया में आखिरकार अमीर लोगों से इतनी ज्यादा नफरत करी क्यों जाती है? जब भी हमारे सामने अडानी, अंबानी या कोई भी अमीर इंसान की फोटो आती है, तो हमारे मन में हमेशा एक चीज आती है कि ये लोग कैपिटलिस्ट हैं। It's a flaw of capitalism that separates the workers from the means of production. ये लोग गरीबों को लूट के पैसा कमाते हैं, ये लोग कोई फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, या किसी ना किसी तरीके की अनएथिकल एक्टिविटीज करते हैं जिसके थ्रू ये पैसा कमा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इंडिया के अंदर लोग कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को समझ नहीं पाते, और क्यों इंडिया के अंदर लोगों को हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए? तो इन सारी चीजों की बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। बट इन सारी बातों से पहले बात करते हैं 3 डिफरेंट इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज की, जो कि कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि अमीर लोग गरीब लोगों को लूट के पैसा कमाते हैं, अमीर लोगों को स्कैम करके या फ्रॉड करके ही पैसा कमाते हैं। बल्कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसके अंदर बिजनेसेस और एसेट्स को प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जिसके अंदर उनका मेन मोटिव रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज करें। अब अगर ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज करना है, जिसका मतलब उन्होंने सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। बेसिकली आइडियोलॉजी प्रमोट करती है प्राइवेटाइजेशन और लो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नेंस इन द बिजनेस। इन लोगों के हिसाब से गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस करना है, ना कि बिजनेस को ओन करना है, कंट्रोल करना। इस आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने लेके आए थे एडम स्मिथ, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। इनका जन्म हुआ था 1723 में, एंड ही वाज वेल नोन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी, वो बिलीव करते हैं फ्री मार्केट में। उनके हिसाब से एक मार्केट के अंदर हर एक इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि एक इंसान को किस टाइप का बिजनेस करना है, किस इंडस्ट्री में एंटर करना है, या उसको किस हिसाब से पैसे को कमाना है। जैसे कि आज की डेट में इंडिया के अंदर रेलवेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ही उन्हें लीज और टेंडर के थ्रू रेलवेज के कुछ पार्ट को कंट्रोल करने का राइट दे सकती है। अब गवर्नमेंट के रेलवेज को ओन करने की वजह से रेलवेज के अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो पाती, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाती, और रेलवे का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज रह जाता है। और आप जानते ही हो आज की डेट में इंडिया के अंदर रेलवेज की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। रेलवेज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्टेशन करने का तरीका है, लेकिन कई बार बहुत सारी ट्रेन कई दिनों तक भी डिले हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पे हम दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, पहले बैंक भी गवर्नमेंट के थ्रू ओन थे और कोई प्राइवेट पर्सन बैंक्स को ओन नहीं कर सकता। जब 1994 में प्राइवेटाइजेशन आया, लोगों को मौका मिला कि वो अपनी खुद के बैंक्स को स्टार्ट कर सकते हैं, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ 30 साल के अंदर इंडिया की फाइनेंशियल सेक्टर, इंडिया की बैंकिंग सेक्टर, इंडिया की पूरी इकोनॉमी का बैकबोन बन पाया। और उस वजह से आज की डेट में इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेमेंट्स का, फाइनेंस का, या लोन्स का, या किसी भी तरीके की बैंकिंग सर्विसेज का, वो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 बन चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इंडस्ट्री पूरी की पूरी प्राइवेटाइज हुई। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। इसके लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा लोग एंटर करें मार्केट के अंदर, कंपटीशन मार्केट के अंदर बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से बिजनेसेस ने नए इनोवेशन करने स्टार्ट करे, और नए इनोवेशन की वजह से इंडस्ट्री और बड़ी होती गई। बट लोग हमेशा कैपिटलिज्म की बुराई करते हैं और कहते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। बट कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी के अंदर इट्स अ फ्री मार्केट, यहाँ पे कंपटीशन को प्रमोट करा जाता है। इसका मतलब अगर बहुत सारा कंपटीशन होगा तो बहुत सारे बिजनेसेस होंगे, एंड एम्प्लॉयज के पास हमेशा राइट है कि उनको कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है। एंड मैं मानता हूँ बहुत बारी एम्प्लॉयर्स अपने प्रॉफिट्स के चक्कर में एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बट आपके पास हमेशा आपकी एक चॉइस होती है कि आपको इस कंपनी में काम करना है या नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में होता है कि कैपिटलिज्म की वजह से मोनोपोलीज प्रमोट हो जाती है, बहुत सारी मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। बट टू आंसर टू दैट क्वेश्चन मैं आपको खाली एक चीज बताना चाहूंगा, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी कि अगर आप किसी चीज का प्राइस मार्केट में दे रहे हो और अगर आपको उस चीज की वैल्यू नहीं मिल रही, तो आप कभी भी उस चीज को परचेज नहीं करोगे। इसका मतलब बिजनेस ओनर कभी भी एक प्रोडक्ट को नहीं बेचता, वो एक वैल्यू को बेचता है। अगर उसकी वैल्यू आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप उसका सामान खरीदोगे, अगर नहीं पसंद आ रही तो मार्केट के अंदर एक गैप रहेगा, एंड आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप वहां पे अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो अब जैसे कि आपने समझ लिया कैपिटलिज्म होता क्या है और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी कैसे
कैसे रन होती है। अब बात करते हैं सोशलिज्म के बारे में कि सोशलिज्म होता क्या है और सोशलिज्म सोसाइटी कैसे रन होती है। सोशलिज्म एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे एसेट्स और बिजनेस की ओनरशिप एक गवर्नमेंट या फिर एक कम्युनिटी करती है, जिसका मतलब कि एक सिंगल एंटिटी या एक सिंगल इंडिविजुअल कभी भी बिजनेस को और एसेट्स को पर्सनली ओन नहीं कर सकता। उसके अलावा इस आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स भी एक कम्युनिटी या फिर गवर्नमेंट खुद ही करती है, जिससे इनका मेन मोटिव हमेशा एक ही रहता है कि सोसाइटी की इकोनॉमिकली और सोशली मदद करी जाए और लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। आज से कई सालों पहले इंडिया के अंदर मिल्क फार्मर्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था और मिल्क फार्मर्स ना के बराबर पैसे कमा पाते थे, बट उस समय एक सोशलिज्म सोसाइटी, एक सोशलिस्टिक सोसाइटी फॉर्म हुई जिसका नाम है अमूल। Amul tells CNBC TV 18 that they are aiming to achieve a turnover of 1 lakh crore. What I like about it's Amul, the taste of India. और अमूल ने इंडिया के अंदर मिल्क इंडस्ट्री को पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने फार्मर्स को इकट्ठा करा, उन्होंने पूरे एक सिस्टम को बिल्ड करा, एक प्रोसेस को बिल्ड करा, जिसके थ्रू आज अमूल वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट डेयरी कंपनी बन चुकी है। और अमूल सोसाइटी को कोई भी एक इंसान ओन नहीं करता, अमूल सोसाइटी को मिलके हर एक फार्मर ओन करता है एंड उसके प्रॉफिट्स हर एक फार्मर के बीच में उनके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बढ़ जाते हैं। लास्ट ईयर अमूल का रेवेन्यू $7.2 बिलियन था एंड इन्होंने वर्क को इतना ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है, प्रोसेस को इतने ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिए हैं कि ये डेली बेसिस का 26.9 मिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क को प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से आप समझ गए सोशलिज्म सोसाइटी के बारे में। अब जानते हैं कम्युनिज्म सोसाइटी के बारे में, क्या एक कम्युनिज्म सोसाइटी है और कैसे एक कम्युनिज्म सोसाइटी रन होती है। अब जैसे कि आपने समझा है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को, एक सोशलिस्टिक सोसाइटी को, वहीं पे एक कम्युनिस्टिक सोसाइटी होती है जहां पे एसेट्स और बिजनेस की ओनरशिप कोई गवर्नमेंट नहीं करता, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं करता, बल्कि लोग उन एसेट्स को, उन बिजनेस को साथ में मिलकर ओन करते हैं। कैपिटलिज्म में आप पैसा कितना कमाओगे ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप कितना अच्छा लेवरेज, कितना अच्छा सिस्टम बिल्ड करते हो ये चीज उस पर डिपेंड करती है। वहीं पे एक सोशलिस्टिक सोसाइटी के अंदर आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बट वहीं पे कम्युनिस्टिक सोसाइटी के अंदर मैटर ये नहीं करता कि एक इंसान कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है सिस्टम के अंदर या कितना कम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बल्कि उन लोगों के बीच में जो बेनिफिट्स हैं, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। कम्युनिस्टिक सोसाइटी का हमेशा से मेन मोटिव रहता है कि क्लास में जो लोग डिवाइडेड हैं वो क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेट किया जाए और लोगों को इक्वली ट्रीट करा जाए और एक क्लासलेस सोसाइटी को फॉर्म करा जाए। कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो कार्ल मार्क्स, जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस फिलोसोफर है, उन्होंने करी थी और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कम्युनिस्टिक सोसाइटी की आइडियोलॉजीज और प्रिंसिपल्स को सामने लेके आए। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी इन्विजन करी थी जहां पे हर एक इंसान अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो उसको मिलता है वो उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, जिससे हर एक इंसान हैप्पीली एंड फुलफिलिंगली अपनी लाइफ को जी पाता है और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से कोई एक्सप्लॉयटेशन पूरी सोसाइटी के अंदर नहीं हो पाता। अब हमने तीनों आइडियोलॉजीज को तो समझ लिया, लेकिन अब जानते हैं कि इंडिया के लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हेट्रेड क्यों है अमीर लोगों के खिलाफ। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं। जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। कृपया जाते जाते ही बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन क्वेश्चन के ऊपर, व्हाई डू इंडियंस हेट रिच पीपल। और अब इंडिया के अंदर 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग डिफरेंट सोसाइटीज में रहते हैं, डिफरेंट कल्चर में रहते हैं और उनके ओपिनियंस भी डिफरेंट है। बट एक ऐसा ओपिनियन जो हर एक इंसान को जोड़ के रखता है वो है हेटिंग द रिच पीपल। क्योंकि इंडिया में हमेशा से, हमारे पुराने टाइम से आज तक हमेशा से एक चीज प्रमोट करते हुए आई है, वो है सिंपल लिविंग से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ बैलेंस रखना, अपनी लाइफ में ज्यादा लालच नहीं करना और ये जितनी भी सारी मोह माया है इन सबसे दूर रहना। जिस वजह से इंडियंस ने अंदर से हेट करना स्टार्ट करी लग्जरी लाइफ को और इनडायरेक्टली उन्होंने हेट करना स्टार्ट कर दिया अमीर लोगों को। अब हेट करने का एक रीजन तो ये था, बट दूसरा रीजन एक और था कि उन लोगों को लगता था कि वो या तो लकी हैं या वो कभी भी उनके जैसे नहीं बन पाते, जिस वजह से इनडायरेक्टली उनको ये फील आने लगी या तो ये कुछ गलत काम करते हैं जिससे ये इतने आगे बढ़ पाए हैं या फिर ये बहुत ज्यादा लकी हैं। It is their luck. They have been born in those families where they already rich. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं
मान लो 90% बच्चों के खाली पासिंग नंबर आते हैं और जो 10% बच्चे हैं वो हमेशा 90% से ज्यादा मार्क्स लेके। अब जो 45 बच्चे हैं वो हमेशा क्या समझेंगे कि जो 5 बच्चे हैं या तो ये लकी हैं, इनके पास कुछ ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है और ये हमेशा टॉपर रहेंगे, या फिर वो ये समझते हैं कि ये इन्होंने या तो चीटिंग करी होगी या तो इन्होंने पेपर को लीक कराया होगा जिस वजह से 90% से ज्यादा मार्क्स लेके आ। सेम रियल लाइफ के अंदर भी एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियल जो गैप है वो बहुत बड़ा है। इंडिया के अंदर जो एवरेज एनुअल इनकम है वो 2 लाख रुपए यानी कि महीने का 16 से 17 हजार रुपए ऑन एन एवरेज एक इंसान इंडिया के अंदर कमाता है। बट एक रिसेंट स्टडी जो कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने करी थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो टॉप 1% पॉपुलेशन है वो 40% ऑफ वेल्थ को कंट्रोल करती है। और अगर आप इस रिपोर्ट को और ज्यादा डीपली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो टॉप 5% पॉपुलेशन है वो 60% ऑफ वेल्थ को कंट्रोल करती है एंड जो बॉटम की 50% पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 3% ऑफ वेल्थ को कंट्रोल कर पा रही है। अगर इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है जो कि आज की डेट में हो चुकी है और इंडिया के जो टॉप 1% लोग हैं यानी कि 1.5 CR लोग इंडिया की जीडीपी का यानी कि $1.6 ट्रिलियन को कंट्रोल कर रहे हैं और ये गैप ना लगातार इंक्रीज होता जा रहा है जिस वजह से जो लोगों के माइंडसेट में हेट्रेड है अमीर लोगों के खिलाफ वो और ज्यादा बढ़ते जा रही है। मेरे को ना ये बहुत ही बेकार चीज लगती है जैसे टॉप के जो CEOs हैं उनको हेट मिलता है फॉर बीइंग रिच। पर अब बात करते हैं कि लोगों का आखिरकार ऐसा माइंडसेट बन क्यों गया है। नंबर 1, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। मांगने वालों और मिलने वालों का 0.33%, 100 में से एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिली। लोग कॉलेज के अंदर बहुत सारी डिग्रीज ले रहे हैं उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही। कई लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे कम जॉब्स होने की वजह से उनको जॉब नहीं मिल पा रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी जॉब्स कट ऑफ होते जा रही हैं और लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि लोगों के अंदर स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से लोग आज की डेट में एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान जो भी हमारी कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहा है उनको पता है कि राइट पीपल मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। लोगों के अंदर राइट स्किल सेट है नहीं, लोगों को मेहनत करनी नहीं है, लोगों को नई चीजें सीखनी नहीं है जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और तेजी से बढ़ते जा रही है। और इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है एंड हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की जो कि है फ्रीबीज। गवर्नमेंट ने लोगों को आदत लगा दी है फ्री के सामान की। अपनी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। गवर्नमेंट इतना ज्यादा फ्री में सामान देते जा रही है लोगों को अपने वोट्स के चक्कर में जिस वजह से लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते और कभी भी मेहनत नहीं कर पा रहे। उनको हमेशा ये लग रहा है गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है, बट गवर्नमेंट कब तक काम कर पाएगी, गवर्नमेंट कब तक एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी। आपको खुद के पैरों पे खड़े उठना पड़ेगा तब जाके आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट की फ्रीबीज के चक्कर में लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, लोगों को खाना मिल जा रहा है, थोड़े रुपए मिल जा रहे हैं, जिस वजह से हमारा इंडिया आज की डेट में ग्रो नहीं कर पा। और इस पूरे टॉपिक के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बात भी करी थी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जरूर चेक करना उस वीडियो को। पॉइंट नंबर 3, ईगो एंड जेलेसी। %90 ह्यूमंस अपनी लाइफ के अंदर लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वो कभी भी ये बिलीव नहीं कर पाते कि उनके साथ का इंसान या फिर उनके जैसा दिखने वाला एक इंसान या उनके जैसा एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पा रहा है। तो उनके अंदर हमेशा जेलेसी की फीलिंग होती है और जेलेसी की वजह से हेट्रेड हर एक फील्ड में जो भी लोग टॉप के अंदर है उनके खिलाफ बढ़ते जा रही है। और इंडियंस में एक चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी है वो है उनका ईगो। हर एक इंसान का ईगो 7वें आसमान में है। हर एक इंसान को लगता है कि उनको सब कुछ आता है, उनको कोई एडवाइस नहीं दे सकता। वो अगर कोई गलत काम भी कर रहे हैं और कोई अगर उनको सही बताने भी आ जाए तब भी उनको लगता है कि मैं इस इंसान की बात क्यों सुनूं, जिस वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ राइट डिसीजंस नहीं ले पाते, कुछ अपॉर्चुनिटीज पे काम नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर ही नहीं पाते। और उनका ईगो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते और फिर जेलेसी बिल्ड होती है और जेलेसी की वजह से हेट्रेड लगातार बढ़ते जाए। अब हमने समझ लिया कि इंडियंस रिच लोगों को हेट इतना ज्यादा करते क्यों है, लेकिन आप समझते हैं 3 पॉइंट्स की मदद से क्यों हमें टॉप बिजनेस ओनर्स को या टॉप रिच पीपल को कभी भी हेट नहीं करना चाहिए। एंड जानते हैं व्हाई हेटिंग देम इज टोटली रॉन्ग। नंबर 1, टाटा शेप्ड इंडिया। इंडिया एज अ कंट्री अपने पैरों पर खड़े हो पाया क्योंकि टाटा ने बहुत सारी कंपनी स्टार्ट करी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इंडिया के अंदर बिल्ड करा, जिस वजह से इंडिया की जीडीपी ग्रो हो पाई और इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आ पाई। टाटास ने इंडिया के अंदर कई सारी टेक्नोलॉजीज को, कई सारी चीजों को पहली बार करना स्टार्ट करा। जैसे कि इंडिया के अंदर IITs पहली बार टाटा ने बनाए थे, हाइड्रो पावर प्लांट जो थे इंडिया का सबसे पहला वो टाटा ने बनवाया था। उसके अलावा इंडिया का पहला 5 स्टार होटल वो भी टाटा ने खोला था और भी बहुत सारी
चीजें टाटा ने इंडिया के अंदर करनी स्टार्ट करी, जिस वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ग्रोथ मिल पाई। उसके अलावा टाटा ने टाटा सन्स फाउंडेशन स्टार्ट करी, जहां पे उन्होंने गरीब लोगों की मदद करना स्टार्ट करा, इंडिया के लोगों की मदद करना स्टार्ट करा और अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को खाली बिजनेस को ग्रो करने के लिए नहीं, अपने खुद की लाइफ को एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के बेनिफिट्स के लगाना स्टार्ट करा। Persons who established the house of Tatas, Sir Ratan Tata, not this, and Sir Jamshedji Tata, they willed all their wealth to charity. टाटास की वजह से आज की डेट में इंडिया के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, जिस वजह से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर मिल पा रही है। उसके अलावा टाटास ने एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम करा, जिस वजह से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल पा रही है। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स टाटा सन ने लिए एंड अपने प्रॉफिट्स का मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन लोगों के बेनिफिट्स के लिए, लोगों की मदद के लिए लगातार डालते गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाटास ने जो करा, टाटास ने एक इकोसिस्टम बिल्ड करा बिजनेसेस का। उन्होंने लगातार अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपने आप को एक्सपैंड करना स्टार्ट करा, जैसे कि टाटा केमिकल है, वो केमिकल बनाती है। फिर टाटा पावर स्टार्ट करा, जहाँ पे टाटा अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसके अलावा टाटा मोटर स्टार्ट करा, जहाँ पे उन्होंने व्हीकल्स को बनाना स्टार्ट करा। और ये सारी सिनर्जीज को बिल्ड करने की वजह से ये इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज हो पाई और बहुत तेजी से इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट ग्रो हो पाई। पॉइंट नंबर 2, जियो रेवोल्यूशन। जियो रेवोल्यूशन की वजह से ही हम सारे यूथ की लाइफ बदली है। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया के सारे यूथ अगर आज की डेट में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, इंडिया के सारे स्टार्टअप्स अगर आज की डेट में इंडिया के अंदर बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी एक पहचान बना पा रहे हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ जियो रेवोल्यूशन की वजह से। क्योंकि जियो रेवोल्यूशन की वजह से हर एक इंसान के हाथ में इंटरनेट आ गया, हर एक इंसान के हाथ में स्मार्टफोन आ गया, पूरे इंडिया आपस में कनेक्ट हो गया, पूरा इंडिया पूरी दुनिया के साथ जुड़ गया और उस वजह से नए स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटीज मिली डिजिटली ग्रो करने की। आज की डेट में जितने भी आप स्टार्टअप्स देख पा रहे हो, जैसे कि पेटीएम हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, या बहुत सारे स्टार्टअप्स जो भी आज की डेट में यूनिकॉर्न है, सबके सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन पाए क्योंकि जियो रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर हुआ। जियो रेवोल्यूशन ने लोगों के हाथ में एम्पावरमेंट दे दी, लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया, यूथ को एम्पावरमेंट दी कि वो कुछ नया कर सकते हैं, डिजिटल इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी। और उसके अलावा रूरल पीपल को जो एम्पावरमेंट मिली है, उससे बड़ी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। क्योंकि पहले के टाइम में सिटीज़ के लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बट गाँव के लोग सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड रहते थे, उनको इतनी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। मैं पहले खुद दिल्ली के अंदर नहीं रहता था, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें होती क्या। बट जब मैं दिल्ली आया, जियो रेवोल्यूशन आया, हम सबके घर में वाईफाई लगने स्टार्ट हुए, हम सबके फ़ोन में इंटरनेट आने स्टार्ट हुए, मुझे नई चीज़ें पता चली। पहले मुझे कुछ नहीं पता था बिजनेस के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बट क्लास 11th में जब मेरे हाथ में वाईफाई आया, मेरे हाथ में फ़ोन आया, मेरे हाथ में इंटरनेट का एक अच्छा एक्सेस आया, उस वजह से हम लोग अपनी लाइफ में ग्रो हो पाए। नंबर 3, आईटी सेक्टर इन इंडिया। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है इंडिया के अंदर जिस वजह से इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाती है जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ऐसे न जाने कई सारी आईटी कंपनीज हैं, ऐसी कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिनके अंदर लोगों को लगातार बेसिस में एम्प्लॉयमेंट मिलती जाती है और उस वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर की वजह से जो इंडिया का फॉरेन एक्सपोर्ट था वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो पाया, क्योंकि इंडिया आज की डेट में कई बिलियंस ऑफ डॉलर की सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है यूएस, यूके और भी बहुत सारी कंट्रीज को, जस्ट बिकॉज हमारी इंडिया ने अपने आप को एक आईटी सर्विस हब बनाया और इंडिया को ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया, ये जो इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया, इस चीज़ में बरकरार रखा। क्योंकि इंडिया के आईटी सेक्टर की वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जैसे कि इंडिया के अंदर आज की डेट में यूपीआई का सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा आधार की वजह से हमारी कंट्री के अंदर एक यूनिफाइड आइडेंटिटी सिस्टम बिल्ड हो पाया, आधार का पैन के साथ कनेक्शन हो पाया। उसके अलावा जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल पाई। ये जितने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आईटी सेक्टर की वजह से बन पाए। नंदन नीलेकणी जी, जिन्होंने यूपीआई को, आधार के सिस्टम को इंडिया के अंदर बिल्ड करा, वो पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इन्फोसिस के अंदर। उन्होंने अपना पूरा आईटी सेक्टर का एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कराने में करा, जिस वजह से इंडिया का यूपीआई सिस्टम आज की डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 फाइनेंशियल सिस्टम है और पूरी दुनिया के अंदर हर एक कंट्री चाहती है कि उनका सिस्टम भी इंडिया की तरह यूनिफॉर्म हो पाए। अब एट द एंड मैं तुम्हें बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अमीर लोगों को हेट करना बंद कर दो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को समझो, खुद को पहचानो, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या तुम्हारी वीकनेस है, क्या तुम गलतियां करते हो, और खुद के ऊपर काम करो। क्योंकि जब तुम खुद के ऊपर काम करोगे तब तुम खाली अपना ही भला नहीं करते, तब तुम पूरी दुनिया का भला करते हो। तो लगातार सीखो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, राइट इंटेंशंस के साथ काम करो और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क लेना स्टार्ट करो, सिस्टम्स फॉर्म करना स्टार्ट करो। और जब तुमने ये सारी चीज़ें प्रॉपरली कर ली तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा एंड तुम भी एक दिन इन सारे बिजनेस ओनर्स की तरह, इन सारे एंटरप्रेन्योर्स की तरह सिर्फ अपने लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए वैल्यू क्रिएट करोगे एंड सारे लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। सो इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय।